आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो भी हमारे अंडरग्रेड स्टूडेंट हैं या फिर मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की जब भी वो कोई रिसर्च प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि डिग्री की रिक्वायरमेंट है कि आपको फाइनल सेमेस्टर में रिसर्च कंडक्ट करना होता है लाजमी। तो उसके लिए पहला पहला काम यही होता है कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फील्ड और फील्ड का एरिया पता होना चाहिए। सबसे पहले एक जनरल आइडिया के लिए मैं आपको एक रिसर्च प्रपोजल के जो कंटेंट्स हैं वो बता देता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली होता क्या क्या है। पहले पहले हमारा आता है टाइटल। टाइटल या तो ये आप खुद कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हो किसी भी फील्ड या एरिया में से, या फिर आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको बता देता है कि यार हमने इस टॉपिक या इस एरिया में काम करना है, इसको फर्दर आपने रिसर्च करनी है इस पे कि किस किस जगह पे काम हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या, टाइटल अगर आपका सुपरवाइज़र आपको नहीं दे रहा, कोई टाइटल नहीं दे रहा, तो ये आप फिर भी बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन आपके जहन में एक एरिया होना लाजमी है कि मैंने किस एरिया पे काम करना है। टाइटल हो गया पहला। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन, या इसको आप कह लें कि बैकग्राउंड। ठीक है, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड का मकसद ये है कि आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हो, सपोज करें कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम टेक्सटाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली टेक्सटाइल का हूँ तो मैं टेक्सटाइल का एग्जांपल ले लेता हूँ। टेक्सटाइल फील्ड में हमारी 3-4 एरियाज़ हैं। जब मैं रिसर्च करूंगा तो लाजमी सी बात है कोई सा भी एक एरिया सेलेक्ट करूंगा, जैसे स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, वेट प्रोसेस हो गया, फिनिशिंग का कोई भी टॉपिक हो गया, तो कोई सा भी मैं एक एरिया सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज कर लें कि मैंने इसमें एक डाइंग या प्रिंटिंग का कोई टॉपिक ले लिया। इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे तो आप हमेशा स्टार्ट करोगे सब्जेक्ट से। मेन जो आपका सब्जेक्ट है टेक्सटाइल है, सपोज करें मैं टेक्सटाइल पे लिखने जा रहा हूँ, तो मैं पहले टेक्सटाइल का इंट्रो दूंगा। सपोज करें कि मेरे जहन में अभी एक टॉपिक आ रहा है कि हमने काम करना है रिएक्टिव डाइज के ऊपर। रिएक्टिव डाइज के ऊपर क्या काम करना है कि रिएक्टिव डाइज में जो साल्ट की कंजप्शन है, सोडियम क्लोराइड की कंजप्शन है, वो बहुत ज़्यादा है और ये एक इन्वायरमेंटली हैज़र्ड है। तो इसको हम कम करना चाह रहे हैं, एनवायरमेंटल हैज़र्ड है जो इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड की जो कंजप्शन है वो डिक्रीज हो जाए। अब मेरे जहन में एक टॉपिक आ गया, अब इसको मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा? पहले पहले तो मैं जब रिएक्टिव डाइज की बात करूंगा तो मैं कॉटन फैब्रिक की बात करूंगा कि कॉटन टेक्सटाइल है क्या, कॉटन की जो डिमांड है वो क्या है, रिएक्टिव डाइज की क्या डिमांड है। ये एक जनरल सिनेरियो मैंने डेवलप कर लिया कि भाई इतनी जो कॉटन है दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, रिएक्टिव डाइज कॉटन पे 70% हैं, 80% हैं। तो ये बेसिकली आपको कहाँ से मिलेंगी? आपने गूगल स्कॉलर लिखना है, यहाँ पे लिखना है गूगल स्कॉलर और आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे जब आप सर्च करोगे जो भी आपका टॉपिक है, जैसे मेरे पास अभी रिएक्टिव डाइज का टॉपिक आ गया, रिएक्टिव डाइंग लिख दिया मैंने और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रिएक्टिव डाइंग लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें जो अच्छा एक और चीज़ इसमें ये आती है कि टीचर्स आपको कहते हैं कि जो रेफरेंसेस आपने उठाने हैं वो 5 या 10 साल के बीच के हों, मतलब ज़्यादा पुरानी रिसर्च आप जो है कोशिश करें कि रिसर्च अपना स्टडी में इंक्लूड ना करें। तो उसको आप कस्टम रेंज यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी सिर्फ 4 साल या 5 साल में उठा लेता हूँ, सिंस 2016, मतलब 2016 से जो भी रिसर्च हुई है इस पे रिएक्टिव डाइज के टॉपिक पे वो मुझे बता दें। अब ये वाला टॉपिक जो है क्वाइट फेमिलियर है, इस पे काफ़ी सारा काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें साल्ट फ्री रिएक्टिव डाइंग ऑफ कॉटन। आप कुछ ना करें, सिर्फ इस पेपर को खोल लें, बाकी आइडियाज़ आपके जहन में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे कि आपने बेसिकली इसमें डालना क्या है। अब जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो यूनिवर्सिटी की वीपीएन है वो यूज़ करने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आप
साइंस डायरेक्ट या जो भी आपके अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप पेपर्स जो हैं वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वरना आपको एक्सेस नहीं मिलता पेपर्स डाउनलोड करने का। तो ये आप घर बैठे भी कर सकते हो। अदरवाइज यूनिवर्सिटी में तो आपके पास फ्री होता है वाईफाई, तो यूनिवर्सिटी में से एक्सेस मिल जाता है आपको। अच्छा, तो मैं इंट्रोडक्शन डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या क्या किया हमने कि एक सिनारियो डेवलप करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास आ रहा है रिएक्टिव डाइज आर मोस्ट प्रेफर्ड डाइज फॉर डाइंग ऑफ सेलुलोजिक फाइबर। सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए रिएक्टिव डाइज जो हैं वो मोस्ट प्रेफरेबल हैं। ठीक है, सेलुलोजिक्स मतलब कॉटन फैब्रिक जो है सेलुलोजिक्स में मोस्ट यूज्ड फैब्रिक है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक सिनारियो डेवलप कर लिया कि हमारी रिएक्टिव डाइज की जो डिमांड है वो क्या है, कॉटन की डिमांड क्या है, और कॉटन फैब्रिक के लिए रिएक्टिव डाइज कितने % में आती हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन आ गया, एक सिनेरियो डेवलप हो गया। पहला जो पैराग्राफ है, आपने पहला पैराग्राफ एक सिनेरियो डेवलप करने में लगा दिया। दूसरा सिनेरियो आप लगाओगे, ये आपने एक सिनेरियो डेवलप कर लिया। अच्छा, ये हम सिनेरियो इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि ये हमें आगे चल के थोड़ी हेल्प देगा। सिनेरियो हमने डेवलप कर लिया। अब दूसरा जो होगा वो एग्जैक्टली आपका जो टॉपिक है, दूसरा पैराग्राफ बिल्कुल उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे मैंने रिएक्टिव डाइज का बता दिया, अभी कॉटन का भी बता दिया। अब मैं बात करूंगा जो हमारा मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम क्या है हमारा? साल्ट। ठीक है, कि इसमें जो साल्ट की कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है भाई। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक इनऑर्गेनिक साल्ट है, और इसकी कंजप्शन अगर बढ़ाते हैं हम तो हमारा जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर जो निकल रहा होता है, उसकी जो TDS हैं वो बहुत हाई होती हैं, उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें जो है आपने दूसरे पैराग्राफ में साल्ट के बारे में एक सिनेरियो डेवलप करना है कि साल्ट जो है वो उसकी कंजप्शन कितनी हो रही है डाइज, रिएक्टिव डाइज जब यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में प्योरली सिर्फ साल्ट के बारे में, और साल्ट जो रिएक्टिव डाइज में यूज़ हो रहा है सिर्फ उसके बारे में आपने लिखना है और कुछ नहीं लिखना। अब तीसरा जो पैराग्राफ होगा वो होगा इसका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आप इसमें यहीं पे भी ऐड कर सकते हो या अलग से बना लें। ये एक शॉर्ट लिटरेचर रिव्यू होता है। इसमें आप कोई 7, 8 या कोई टीचर कहता है आपको 10 तक जो है पेपर्स जो हैं, रिसेंट स्टडीज़ जो हैं वो आपने इसमें उठानी होती हैं कि क्या क्या काम पहले हो चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे दिखा दिया, साल्ट फ्री मैंने सिर्फ लिखा है। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने रिएक्टिव डाइज लिखा है। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो आ गए। ये आ रहा है एक टॉपिक हमारा। ठीक है, दूसरा ये है साल्ट फ्री रिएक्टिव डाइंग। हमारा जो काम का टॉपिक है कौन सा है? साल्ट फ्री रिएक्टिव डाइंग। अब इसको हम कर देते हैं साल्ट फ्री रिएक्टिव डाइंग। अच्छा, इसमें आपको लिटरेचर रिव्यू के अगर हिसाब से अगर मैं कहूँ कि आपको कहाँ से पेपर्स इजीली मिल सकते हैं, तो उसका जो सोर्स है वो यहाँ भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके जो रेफरेंसेस होंगे पेपर के वो आपके लिए बड़े काम के हैं। ठीक है, इसके रेफरेंसेस अगर आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस स्टडी पे पहले काम कितना हुआ है। तो यहाँ से भी आप स्टडीज़ उठा सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है केमिकल केटानाइजेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब साल्ट रिडक्शन के हमारे पास जो हमारी जो स्टडी है साल्ट रिडक्शन वाली, उसमें 2 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। या तो हम साल्ट की जगह पे एक और साल्ट यूज़ कर लें जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, या फिर जो कॉटन फैब्रिक है उसमें ऐसी मॉडिफिकेशन ले आएँ कि उसको साल्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब 2 मेथड्स हैं। इसको कहते हैं केमिकल केटानाइजेशन। केटानाइजेशन में ये होता है कि कॉटन फैब्रिक की जो जीटा पोटेंशियल बन रहा होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं ताकि कॉटन पे जो साल्ट की कंजप्शन है वो कम हो जाए या कंप्लीटली ओमिट हो जाए। बेसिकली कम हो जाती है साल्ट की कंजप्शन। तो एक हमारा ये हो गया। ये हमने दूसरा सिनारियो बनाया था, दूसरा पैराग्राफ जो बनाया था, इसमें थोड़ा बहुत जिक्र कर देना है इसका। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप ये चीज़ क्लियर लिखोगे कि भाई मैं
जो साल्ट है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और उसकी कंजप्शन जो है वो हम रिड्यूस करने जा रहे हैं अपनी स्टडी में। अभी आपके पास कोई जो है काम किया हुआ नहीं है, आपने जस्ट शो करना है कि हमारी स्टडी ये काम करना चाह रही है, स्टडी के थ्रू हम ये काम करना चाह रहे हैं। आगे रिजल्ट जो भी होंगे वो तो आगे चल के ही पता लगेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो लाजमी कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट्स आएंगे। यही होता है कि आप रिसर्च जो टर्म यूज कर रहे हो, रिसर्च, कि आप ऐसी चीज करना चाह रहे हो कि जो पिछले जो भी काम हो चुके हैं उनमें चीज नहीं की गई और आप ये पहली मर्तबा कर रहे हो। ठीक है, अब ये आपको पहला पेपर मिल गया। अब यहां से अगर आप इसको उठा लें, पेपर को कॉपी कर लें, एक लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको बन गया। दूसरा आ गया पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉलीमर एडेड डाइंग ऑफ कॉटन फैब्रिक विद रिएक्टिव डाइज एट न्यूट्रल पीएच। इसको थोड़ा आप स्टडी कर लें, अगर आपके पेपर के हिसाब से आपको मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं मिलता तो खैर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस रेफरेंसिंग बोलते हैं। एक पेपर में से आप दूसरे पेपर्स के रेफरेंसेस उठाओ। मतलब रेफरेंसेस उठाने का मकसद ये है कि आप जो स्टडीज हैं, रिलेटिव स्टडीज, वो आप उठा लो, फिर उनको आपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड कर लो। बहुत ही सिंपल मेथड है ये आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए। आपने एक पेपर उठाया, उसके रेफरेंसेस देखे, उसमें अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे काम के, मेरे टॉपिक से रिलेटेड 3-4 पेपर्स और मिल रहे हैं, उसको उठाएंगे तो उसके रेफरेंसेस में फिर आपको 3-4 और रेफरेंसेस ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके स्टडी से बहुत ही रिलेटेड होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है लिटरेचर रिव्यू बनाने का। लिटरेचर रिव्यू आपका बन गया। अब आता है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया। अब मेरी स्टडी का जो एम है वो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, साल्ट की कंजप्शन को कम करना चाह रहा हूँ। बस ये मैंने लिख दिया कि एम ऑफ द स्टडी इज टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ सॉल्ट। इसमें हम आगे ये लिख देंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि इसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए कि हमारी एम ऑफ रिसर्च को पूरा करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे। ऑब्जेक्टिव्स आपके जो होंगे वो मोस्टली बुलेट फॉर्म में होते हैं, बुलेट फॉर्म में होंगे और ये स्टार्ट होंगे 2 से। ठीक है, अब स्टार्टिंग से आपको एक सिनारियो बनाना है कि आप करना क्या चाह रहे हो। जैसे मैंने रिएक्टिव डाइज का टॉपिक लिया हुआ है, साल्ट कंजप्शन हमने रिड्यूस करनी है, तो मैं लिखूंगा यहां पे टू रिड्यूस द consumption of NaCl। ठीक है, to develop या इसको इस तरह कर लें, to develop an environmentally sustainable dyeing technique for dyeing for reactive dyeing of कॉटन। ठीक है, अब ये आपका दूसरा हो गया, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डाइंग टेक्निक फॉर रिएक्टिव डाइंग ऑफ कॉटन। ठीक है, तीसरा भी आप इसी तरह जब स्टडी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करने वाले हो। ठीक है, तो ये 3 से 4 जो हैं ऑब्जेक्टिव्स आपने स्टडी में ऐड करने हैं। इसके बाद आपका मेन जो आ रहा होता है वो आ रहा होता है रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस, अब रिसर्च क्वेश्चंस का मकसद ये होता है कि आपने एम भी दे दिया, ऑब्जेक्टिव्स भी दे दिए, सिनारियो भी आपने डेवलप कर लिया कि करने क्या वाले हो, आप करोगे किस तरह। रिसर्च क्वेश्चन जो हैं आपके रिसर्च प्रपोजल में बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप ये चीज़ें करोगे तो सही, करोगे किस तरह। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया
पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा, तो ये भी हमारे पास मोस्टली बुलेट फॉर्म में होते हैं। अब मैंने लिख दिया टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ NaCl, ठीक है। अब ये स्टार्ट होते हैं वाई से, वाट से, कुछ भी होगा जो भी क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाएगा, या हाउ हो गया, हाउ यू विल, या यू इसको डायरेक्ट नहीं करते, हाउ साल्ट कंजप्शन विल बी रिड्यूस्ड, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। या पहला आप इस तरह कर लें कि वाई साल्ट कंजप्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कि आप कर तो रहे हो साल्ट कंजप्शन कम, पर क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है। आपने स्टडी की है, जाहिर सी बात है, तो आपको पता होगा कि उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, आगे चल के जो इन्वायरमेंटली किस तरह डैमेज करता है इन्वायरमेंट को। तो वो चीज़ें आपने इसमें लाजमी बात है बतानी है आगे चल के। तो वो आपने पहले क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई साल्ट कंजप्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड। दूसरा क्वेश्चन हो गया हाउ साल्ट कंजप्शन विल बी रिड्यूस्ड, आप करोगे किस तरह, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि व्हाट टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर डाइंग ऑफ कॉटन, कौन सी टेक्निक आप यूज करने वाले हो, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, उसके हिसाब से आपको एक रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो डेवलप करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका रिसर्च क्वेश्चंस का पोर्शन, ये भी खत्म हो गया। अब आपने लिखना है कि मेथडोलॉजी। अब मेथड क्या होगा जिसके तहत आप काम करोगे। मेथडोलॉजी में मोस्टली हमारे पास जो आ रहा होता है वो ये चीज़ें आ रही होती हैं कि आप जो है किस तरह काम स्टार्ट करने वाले हो, कौन सा फैब्रिक उठाने वाले हो, कौन सी डाइंग टेक्निक्स इनिशियली यूज़ करोगे, कौन से केमिकल्स जो हैं वो आपके जहन में हैं, या कौन सी टेक्निक जो है वो आपके जहन में है, वो आपने पूरी की पूरी लिख देनी है। मेथडोलॉजी हमारी मोस्टली जो हमारे पहला वाला पोर्शन है उसके बाद होती है। जब तक आप ये रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह डेवलप कर लेते हो तब तक आपको पता लग जाता है कि मेथडोलॉजी आपकी क्या होगी, किस तरह आप काम करने वाले हो इस पे, ठीक है। ये 3 से 4 लाइंस का जो स्टेटमेंट होता है एक हमारा, मोस्टली कभी बुलेट फॉर्म्स में भी आ जाता है, कभी टीचर बोलता है आपको कि बुलेट फॉर्म में लिख लो, कभी ऐसे जनरल एक पैराग्राफ बना लें को कह लेता है टीचर, ठीक है। ये हो गई हमारी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी के बाद हमारा आखिरी जो होता है वो होता है कि टाइमलाइन। रिसर्च टाइमलाइन। टाइमलाइन का मकसद ये है कि आप करोगे तो सही ये काम, एक एक काम में आप टाइम कितना लोगे। सपोज करें कि मैंने जो इंट्रोडक्शन बनाना है, थीसिस का जो इंट्रोडक्शन है, वो मोस्टली उसमें पहले जो आपका प्रपोजल होता है वो सारा का सारा ऐड हो रहा होता है। तो रिसर्च स्टडी के लिए जो आपका इंट्रोडक्शन बनेगा वो आप बना रहे हो 1 हफ्ते में, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है आपका लिटरेचर रिव्यू का, उसके लिए आप 2 हफ्ते ले रहे हो, 3 हफ्ते ले रहे हो, ठीक है। तो वो एक आपने टाइमलाइन बनानी है इसकी। इसके लिए आपको एक बहुत ही इजी मेथड है इसका। जब आप एक्सेल खोलते हो तो एक्सेल में आपके पास टाइमलाइन का ऑप्शन आ रहा होता है, बिल्ट इन एक्सेल दे रहा होता है आपको एक टाइमलाइन। आपके जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट प्लानर पड़ा हुआ है, तो इसमें भी आप अपना जो प्लान है वो आप लिख सकते हो। जैसे आपने इसमें एक्टिविटी 1 है, इसको आपने कर दिया कि इंट्रोडक्शन है, तो वो स्टार्ट कब करोगे, आप डे 1 से स्टार्ट करोगे, या इसमें आप वीक्स भी लिख सकते हो, इसको कम कर दो भले वीक्स के पीरियड को, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसको आप जिस तरह डिज़ाइन करना चाहो डिज़ाइन कर सकते हो। लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपका आखिर तक चलता रहता है। इसको आपने डे सपोज करें वीक करना है, प्लान ड्यूरेशन, तो आपने कर देना है कि 5वें वीक तक चलता रहेगा, 6ठे वीक तक चलता रहेगा, जो आपका टोटल रिसर्च पीरियड होगा तो वहाँ तक चलता रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा उसी तरह, सही है।
तो ये आपके पास जो रिसर्च प्लान है वो डेवलप हो जाएगा, या टाइमलाइन है वो डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट है वो है आपके रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम रेफरेंसेस कैसे डालें इसमें। बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो अलग से अपलोड करी हुई है इस पर। सपोज़ करें कि मुझे जो ये वाला साल्ट फ्री डाइंग वाला था, ठीक है, इसका मुझे रेफरेंस डालना है अपनी स्टडी में। एक आपने सेंटेंस उठा लिया इसका, ठीक है, कौन सा सेंटेंस उठाया आपने, कोई सा भी सेंटेंस उठाया और उसको अपने स्टडी है जो उसमें पुट कर दिया, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस उठा लिया। अब इसको उठा के हमने, चले यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसका रेफरेंस डालना है। रेफरेंस कैसे डालूंगा मैं, यहाँ पे आ गया। इसके लिए पहली बात यह है कि आपके पास जो है वो इंड नोट होना लाजमी है, क्योंकि मैं इंड नोट यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके पास भी इंड नोट होना लाजमी है। इंड नोट ही मुझे बिल्कुल आसान लगता है सॉफ्टवेयर अपना रेफरेंसेस के लिए। ये आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये बिल्ट इन सॉफ्टवेयर एक्सेल में आपका बिल्ट इन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने स्टडी सेलेक्ट की, कोई सी भी आपने स्टडी सेलेक्ट की जिसका आपने पेपर उठा लिया, अपना टेक्स्ट उठाया है, उसको आपने पेपर के नाम को कॉपी किया, यहाँ पे आपने गूगल स्कॉलर के आके आपने उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है साइट, इसको आपने साइट के ऑप्शन को दबाना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है हमारे पास इंड नोट। इंड नोट जैसे आप दबाओगे तो आपके पास एक बिल्कुल छोटी सी 270 बाइट की फाइल डाउनलोड हो गई। जैसे आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपको ऑटोमेटिकली एंड नोट में खुल जाएगा। एंड नोट में खुलने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे दे रहा है आपको इंसर्ट साइटेशन इंसर्ट करोगे जब आप, तो ये आपका जहाँ पे कर्सर होगा वो यहाँ वहीं पे जाके आपका जो रेफरेंस है वो जनरेट हो जाएगा। ये आपने कर्सर के पास लगाया और यहाँ पे ये रेफरेंस आपका जनरेट हो गया, ठीक है। और जो रेफरेंस होगा आपका एंड में चला जाएगा बिल्कुल। तो ये हमारे रेफरेंस के नीचे आ गया। पेपर के वैसे आखिर में आ जाता है, पेज जो भी होगा ना वो लास्ट पेज पे आ जाते हैं रेफरेंसेस। तो आपने उसको नाम दे दिया रेफरेंसेस का, यहाँ पे हमारा रेफरेंस जनरेट हो गया। अगर आपको इसमें टाइप चेंज करना है, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे होते हैं IEEE यूज़ कर रहे हैं करंटली, मेरा जो सिलेक्ट किया हुआ है वो APA 6 स्टाइल यूज़ किया हुआ है, तो हम इसको IEEE करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही अपडेट कर देगा इसको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये इसकी रेफरेंसिंग स्टाइल पूरी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी हमारी रिसर्च प्रपोजल के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारी जो ईमेल है उस पर आप मेल कर सकते हैं।